16. Hello. Good morning, everyone. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. It has been 12:30. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. There are less number of participants. Okay, students are joining because meeting was ended by Gopal sir. Yes, sir. Okay, fine. Let's wait for 2 minutes, then we will start today's lesson. In between, let's we discuss about your doubts regarding resistance and resistivity. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अभी भी किसी को कुछ डाउट है? कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वी विल डिस्कस टुडे, बट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. यस कशिश. यस कशिश, यू हैव एनी डाउट? यस. कल वाला टॉपिक वापस से समझा दीजिए. हाँ, कल वाला टॉपिक तो आज हम स्टार्ट करेंगे ही सही, ठीक है. बट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्लियर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ. Yes. ओके फाइन. Kabir, you were not in last class? Kabir, you were not in last class? Yes, sir. Why? So I had an operation. I have? Operation. Okay, fine. Now onward, continue the classes. Okay. Okay, fine. Nimrat Kaur, you were also not in last class? Nimrat. Because of network problems. So I have also sent a message on WhatsApp also. Yesterday only. Okay, resistance and resistivity clear to you? Nimrat? Sir, I didn't attend the class yesterday because network was not good here. Okay. So, but you have read the Sir, notes. I was disconnecting again and again yesterday, you know. नो ओके फाइन, बट जो मैंने नोट्स सेंड किए थे आपने रीड तो किए होंगे, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्लियर है आपको? सर आप एक बार रिवाइज करवा देना आज. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विथ यू ऑल.
ओके, देखिए रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमने रीड की थी। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है कि अपोजिशन होता है, ठीक है, कि जब वेट screen is visible to everyone? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके फाइन। तो रेजिस्टेंस देखा था हमने, रेजिस्टेंस क्या है कि अपोजिशन है। जब भी करंट फ्लो होता है तो मटेरियल उस करंट फ्लो का या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोज करता है, उससे तो बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टेंस अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमने लर्न किया था कि लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। ओके, बट रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। स्पेशल टाइप का क्यों? क्योंकि जब भी आप रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तब आप लेंथ, यानी जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए लेंथ हमेशा 1 मीटर लेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा 1 मीटर स्क्वायर लेंगे। ओके, तो ये एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होगा। कौन? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है बट स्पेशल टाइप का। और ये इसकी स्पेशलिटी और क्या है? ये किसी भी गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ओके, कोई एक कंडक्टर है तो इसके लिए उसकी वैल्यू फिक्स होगी, बट अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ये इसकी वैल्यू चेंज होगी। बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चाहे लेंथ कितनी भी ले लो आप, चाहे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना भी ले लो किसी भी गिवन कंडक्टर का, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक कॉपर और एक एल्यूमिनियम की कुछ बंडल्स दिखाए हैं, ठीक है, और कुछ रोड्स दिखाई हैं। तो जैसे कॉपर का देखिए, ऊपर वाले पिक्चर्स में कॉपर के 2 पिक्चर्स हैं। अब चाहे बंडल कौन सा भी उठा लो इसमें से, ठीक है, कौन सी भी रोड आप पिक कर लो, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू सभी के लिए सेम होगी। कॉपर के लिए हमेशा सेम होगी, बट रेजिस्टेंस इनका डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। ओके, तो रेजिस्टिविटी आप कोई सा पीस उठा लो, इसका रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। ओके, क्योंकि ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का दिखाया है, ठीक है, सेकेंड पिक्चर्स में। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के बंडल्स और एल्यूमिनियम की रोड भी रखी है। तो एल्यूमिनियम के लिए चाहे आप रोड उठाओ चाहे बंडल उठाओ, ओके, आपके लिए एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, इसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप इनमें से कोई सा पीस उठा के देखेंगे तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, बट रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है क्योंकि लेंथ अलग अलग हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग हो सकता है। बट एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो फिक्स रहेगी। वो कब चेंज होगी? अगर मटेरियल चेंज हुआ। जैसे कि अगर कॉपर के लिए बात करूं तो इसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी। अगर आयरन होगा तो आयरन के लिए रेजिस्टिविटी फिर अलग होगी, ठीक है, और कोई दूसरा मटेरियल होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। बट अगर केवल एक मटेरियल की बात करूं तो उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होती है, पर कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस करता है पर रेजिस्टिविटी नहीं करती। ओके, तो सभी को ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको कल हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। एक बार उसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखिए, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पर 2 कंडक्टर बनाए मैंने,
ठीक है, कोई एक मटेरियल कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कॉपर है तो मान लीजिए कॉपर के 2 कंडक्टर हैं जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। ओके, फर्स्ट कंडक्टर यानी जो फर्स्ट पिक्चर बनी है इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस है RT1। इसके टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज करके कितना कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस। ओके, 20 से बढ़ा के कितना कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस, तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया RT2। ठीक है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं आया, केवल रेजिस्टेंस में चेंज आया। तो प्रैक्टिकली करके देखा हमने, तो ये रेजिस्टेंस में जो चेंज आया जिसको मैंने दिखाया डेल R, ठीक है, तो जो चेंज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है, साक्षी शर्मा रेजिंग देयर हैंड, लेट्स, यस साक्षी। सर रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा? देखो, हाँ टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी में आएगा, पर अभी हम उसका कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब रेजिस्टिविटी की बात करेंगे उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ओके, पहले हम कोफिशिएंट समझते हैं, फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में किस तरीके से चेंज है उसको भी समझेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, तो देखिए कि जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही चेंज रेजिस्टेंस में आएगा। जैसे मैंने मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम और 120 डिग्री सेल्सियस अगर कर दिया तो रेजिस्टेंस 10 से बढ़ के 15 हो गया। अगर टेम्परेचर में और ज्यादा इंक्रीज करूं तो रेजिस्टेंस 15 से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ, यानी जितना ज्यादा चेंज होगा टेम्परेचर में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। ये प्रैक्टिकल कर करके देखा हमने। और किस पे डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस में चेंज? रेजिस्टेंस में चेंज डिपेंड करता है कि इनिशियल कितना रेजिस्टेंस है। इनिशियल जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, इनिशियल जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ही चेंज आएगा। किसमें? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। यानी अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है तो चेंज 10 ओम के अकॉर्डिंग होगा, और अगर रेजिस्टेंस इनिशियल 50 है तो चेंज उस 50 के अकॉर्डिंग होगा। यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इनिशियल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ओके, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल रेजिस्टेंस के। अगर दोनों को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT1 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस। RT1 को कैसे रीड करोगे? इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर हमारा T1 है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर T2 है। तो RT1 को क्या रीड करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1। तो दोनों कंबाइन करके लिखा तो क्या आएगा? RT1 डेल T। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने अल्फा से डिनोट किया है। ठीक है, जब RT1 को यहां से हटा देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो RT1 के सामने जो प्रोपोर्शनल साइन लगाए अगर इसको हटाएंगे तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने क्या लिखा? अल्फा। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। ओके, तो अल्फा को अगर एक साइड रखोगे, अल्फा को एक साइड करके इसकी वैल्यू को देखोगे तो अल्फा को क्या कर सकते हैं? RT1 और डेल टी को डिनोमिनेटर में लेके जाओ डेल आर के, तो अल्फा क्या हो जाएगा? डेल आर बाय RT1 इंटू डेल टी। तो अल्फा का फॉर्मूला होगा। तो इसको रीड कैसे करोगे इस फॉर्मूले को? तो देखो ऊपर क्या है? डेल आर, तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? चेंज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि डेल आर क्या दिखा रहा है? चेंज इन रेजिस्टेंस। फिर डिनोमिनेटर में RT1, डिनोमिनेटर में RT1। जब डिनोमिनेटर में होता है तो हम पर यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड पर इज यूज, तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस भी डिनोमिनेटर में, तो साथ में क्या ऐड करेंगे? पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज एंड पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये
कहां से आया, ये प्रैक्टिकल कर करके देखा हमने, ठीक है। प्रैक्टिकल करने से क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस में चेंज आता है वो टेम्परेचर चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इनिशियल रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा इनिशियल रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ओके, तो दोनों इन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, दोनों को एक साथ लिखा तो यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आया, उसको हमने अल्फा कंसीडर किया। और वो कांस्टेंट, अब ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू अब फिक्स हो गई किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। किसका कांस्टेंट है, उस मटेरियल का कांस्टेंट जिस मटेरियल के साथ आप प्रैक्टिकल कर रहे थे। ओके, तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कॉपर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, तो अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अल्फा तो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो गिवन मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे पर यूनिट टेम्परेचर चेंज आगे लिख दो, और पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ, तो डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, मैंने इसको डिफाइन भी किया है, क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। वन मैसेज फ्रॉम ए स्टूडेंट Kashish Agrawal. Okay, let me unmute you, Kashish, then ask your question. Yes, Kashish. सर नहीं आया समझ में टॉपिक। Okay. डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन समझ में आई, उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई? सर डेफिनेशन आ गई, जो ऊपर वाला जो आपने मतलब जैसे आया है ये पूरा वो नहीं आया। हाँ, अच्छा, कैसे आया ये समझ नहीं आया? हाँ, ठीक है, एक बार और देखते हैं इसी को। And one other student, Romanpreet, also raised their hand. Yes, Romanpreet, आपका क्या डाउट है? सर समझ में नहीं आया। ओके, एक बार और डिस्कस करते हैं इसको फिर से। देखो, हमने कोई एक मटेरियल लिया, ओके, क्या ले लिया, कोई एक मटेरियल कंसीडर कर लो, चाहे कॉपर कंसीडर करो, चाहे एल्यूमिनियम, चाहे कुछ भी कंसीडर कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपर कंसीडर कर रहा हूँ, ओके। अब क्या किया, उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। हमने जो कंडक्टर कंसीडर किया उसकी लेंथ थी L और क्रॉस सेक्शनल एरिया था A, ओके। अब L और A की वैल्यू कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, मान लीजिए लेंथ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, 20 से 30 लेके गया, तो मैंने कैलकुलेट किया कि कितना रेजिस्टेंस है इसका। इनिशियल रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 10 ओम था, तो मैंने 20 से 30 किया तो उसमें कुछ चेंज आया, 10 से मान लीजिए 12 हो गया, फिर 20 से 30 से फिर 40 किया, फिर थोड़ा कुछ चेंज आया, उसको नोट कर लिया, फिर 30 से फिर 40 किया, 40 से फिर 50 किया, फिर जो चेंज आया रेजिस्टेंस में वो नोट किया। तो ऐसे इसको टेम्परेचर को चेंज करता गया। तो वहां से मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया, क्या ऑब्जर्वेशन लिया कि ये जो टेम्परेचर में इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर चेंज के, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है, वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ओके। एक तो ये नोट किया मैंने ऑब्जर्वेशन, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या नोट किया कि ये जो चेंज आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल कितना रेजिस्टेंस है। जैसे मैंने इनिशियल 10 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टर जो था वो 10 ओम का था, अगर 10 की जगह मैं 20 ले लूंगा इनिशियल, तो रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो भी अलग आएगा, जो पहले आ रहा था उससे डिफरेंट होगा। और वो कैसे
रिलेट हो रहा है दोनों से, तो जैसे जैसे इनिशियल रेजिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे जो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों का रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। अब यहाँ पे क्लास में तो हम प्रैक्टिकल अभी कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो ये मैं जो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है। जैसे जैसे इनिशियल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा कंसीडर करके चल रहे हैं, यानी जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए उसका रेजिस्टेंस इनिशियली हाई ले रहे हैं, तो चेंज जो आएगा वो भी हाई आएगा, यानी ज्यादा चेंज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर किस किस को नहीं आ रही है? कनेक्टिविटी इश्यू हो सकता है, बाकी वॉइस तो क्लियर है। एनी अदर स्टूडेंट अदर देन कबीर हैविंग वॉइस अनक्लियर? सर No, sir. Okay, Kabir, there may be connectivity issue. You can Yes. rejoin if Vansh Goyal. Okay, fine. Many students getting good voice. Okay, there may be connectivity issue with Kabir. Okay, you can rejoin so that your problems will be sorted out. ओके सर। ओके फाइन। तो ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, तो अब इनके अलावा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा था रेजिस्टेंस में चेंज, तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, तो दोनों को एक कंबाइनली मैंने लिख लिया, डेल आर इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टी वन डेल टी। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट को मैंने किस सिंबल से दिखाया, अल्फा से, तो ये अल्फा से दिखा दिया। तो अब अरेंज कर लीजिए इसको, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सर जो अल्फा इक्वल ट्रायंगल सिंबल है उसको क्या बोलते हैं सर? क्या, ट्रायंगल मींस चेंज, ट्रायंगल का मीनिंग है, ये जो नोटेशन है वो है चेंज। यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज है तो ट्रायंगल दिखा रहा है, इसको हम डेल नाम से जानते हैं, पर ये अभी यहाँ पे क्या दिखाता है, चेंज। चेंज। ठीक है, और सर आर रेजिस्टेंस होगा, टी टेम्परेचर। हाँ, आर टी वन मीन्स रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वन, आर टी टू, आर टी टू मीन्स रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी टू। T2, ओके सर। ओके, तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, डेल आर बाय आर टी वन डेल टी। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, डेल आर, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, आर टी वन, यानी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वन, मतलब क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। डेल टी क्या है, डेल टी मीनिंग चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस, कौन सा वाला, इनिशियल, तो पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको गिवन रहती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आती है। ओके, और अगर अभी कभी कैलकुलेट भी करना पड़े, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दिए तो आपको चेंज इन रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, टेम्परेचर चेंज गिवन रहेगा, तो आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। पर प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं इसकी, अगर मतलब जैसे हम एक टेबल बनाना चाहें अलग अलग मटेरियल के लिए कि इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको प्रैक्टिकली कर करके देखते हैं, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब ये अल्फा टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, ठीक है, अल्फा उस कंडक्टर के लिए जिसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके लिए इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, यानी अल्फा की वैल्यू उस कंडक्टर के लिए फिक्स हो गई। ओके, क्वेश्चन में जैसे भी जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें अल्फा की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, बस इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये हमें समझ आना चाहिए बस। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो, एक देखिए, एक क्वेश्चन, ओके, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए एक बार।
ओके फाइन, आपने रीड कर लिया। तो क्या दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस है। इनिशियल रेजिस्टेंस को किस नोटेशन से शो किया था हमने? RT1 से। तो RT1 कितना गिवन है? 100 ओम। अब वो बोल रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ वायर, यस रोमनप्रीत, लेट मी अनम्यूट यू। यस रोमनप्रीत। सर मैंने सर आपसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछेंगे। कौन सा वाला? यस रोमनप्रीत, क्वेश्चन क्या था? सर मैंने आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। रिपीट योर क्वेश्चन। किससे रिलेटेड था? ओके पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन को, यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके फाइन। तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस गिवन है, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। अब वो बोल रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करके कितना कर दिया? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अल्फा की वैल्यू साइड में लिखी हुई है, यानी अल्फा गिवन है उस मटेरियल के लिए, जिस भी मटेरियल के लिए ये चेंज गिवन है उसके लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁻4 सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, सेल्सियस इनवर्स इसकी यूनिट है। सर यस सर हर चीज में अल्फा की वैल्यू गिवन होगी क्या? हाँ, क्वेश्चन में अल्फा की जनरली अल्फा की वैल्यू गिवन रहती है, क्योंकि ये सर कंडक्टर के लिए फिक्स है। और सर नहीं गिवन होगी तो लिखना पड़ेगा खुद? अगर गिवन नहीं रहती है तो अगर ऐसे पैरामीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर जिससे हम कैलकुलेट कर पाए, ठीक है, कुछ पैरामीटर क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लेंगे। पर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि जिसमें अल्फा की वैल्यू गिवन ना हो और ऐसे पैरामीटर भी गिवन ना हो जिससे आप कैलकुलेट कर पाओ। वैसे अल्फा की वैल्यूज हर बार वो रहती है, यही रहती है हर बार। हाँ, अल्फा कांस्टेंट है, एक मटेरियल के लिए फिक्स्ड है। जैसे मैंने कॉपर है तो कॉपर के लिए कभी भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। यस ओके, तो जो गिवन है वो नोट कर लो। तो इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, नोट कर लिया। अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 से 100 किया था, तो यानी सेकंड टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो RT2 मुझे कैलकुलेट करना है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और अल्फा की वैल्यू तो गिवन है 1 × 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स क्या है? इसकी यूनिट होती है, अल्फा की यूनिट सेल्सियस इनवर्स होती है। ठीक है, फॉर्मूले में आप यूनिट रखना रेजिस्टेंस की और टेम्परेचर की, तो आपको मिल जाएगी वहां से कि अल्फा की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको पूछा है कि फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, तो फॉर्मूला ये वाला होता है। ये कहां से निकाला? ये अल्फा से ही कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, अभी हम देखने वाले इस फॉर्मूले को, तो आप अभी देखना कि ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम अल्फा की डेफिनेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए देखो कि ये फॉर्मूला, ऐसा समझो कि फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर दो। RT1 की वैल्यू कितनी है? 100, 1 एज इट इज। अल्फा की वैल्यू गिवन है, फाइनल टेम्परेचर 100, इनिशियल टेम्परेचर 20, सारी वैल्यूज पुट कर दो और कैलकुलेट कर लो। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, सारी वैल्यू पुट की और कैलकुलेट किया तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 100.80 ओम। ठीक है, यानी पहले रेजिस्टेंस कितना था? 100 ओम, अब कितना हो गया? 100.80 ओम, यानी डिफरेंस कितना आ गया? 0.80 का। यस 10⁻⁻4 सर इंटू 80 होगा सर, ये समझा दो सर, ये मतलब कैसे सर? देखो,
यहाँ से 10⁻⁻⁴ है, इसका मतलब हाँ जी। क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में 10,000 नोट कर दो आप। 80 के डिनोमिनेटर में 10,000। ठीक है सर। ठीक है, 10⁻⁴ का मतलब क्या है, 4 0 है एक के पीछे, हाँ और जी सर। माइनस है तो मतलब डिनोमिनेटर में है। ठीक ठीक। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0080। ठीक है, ठीक है इसमें सर। 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ जी सर। ओके फाइन। ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन रहेगी क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। जिस तरीके से रो कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, उस तरीके से आपका अल्फा गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब तो किसी को कुछ डाउट नहीं है अल्फा से रिलेटेड? अभी भी डाउट है तो पूछिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यू कैन रेज योर हैंड। ओके, नो वन हैविंग डाउट। फिर भी डाउट हो, अगर फिर बाद में भी डाउट आ जाए तो बाद में आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया था वो कैसे आया वो देखिए। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन आर बाय आर टी वन इंटू डेल टी। ओके, अब डिनोमिनेटर में आर टी वन इंटू डेल टी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, डेल आर इक्वल्स टू अल्फा ब्रैकेट में आर टी वन इंटू डेल टी। अब ब्रैकेट को सर यस सर ये ए क्या है? ये ए नहीं, ये अल्फा है, अल्फा इक्वल्स टू, ओके। तो अल्फा, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, और डेल टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, यानी T2 माइनस T1। और डेल आर मीन चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो मैंने लिख दिया RT2 माइनस RT1। अब RT1 को राइट साइड लेके गया तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन मेरा, RT2 इक्वल्स टू RT1 प्लस अल्फा RT1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 एज इट इज। अब देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में RT1 कॉमन है, ठीक है, तो RT1 को कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म से 1 बचेगा क्योंकि RT1 कॉमन आ सर गया। यहाँ T2 माइनस T2 है सर। ओके, बाय मिस्टेक है, मैं इसको T2 को T1 कर देता हूं। ओके फाइन, ओके, T2 माइनस T1 है। सर ये वैसे T2 T1 मतलब वो हो सकते हैं ना, हाँ अपोजिट हो सकते हैं ना जैसे? हाँ, जैसे देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था तो उसमें टेम्परेचर 20 से 100 मैंने इंक्रीज किया था, तो T1 क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर यानी 20 और फाइनल टेम्परेचर T2 यानी 100। T2 आई बात समझ? ओके, तो यहाँ से RT1 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, RT2 इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसी फॉर्मूले का अभी हमने यूज किया था। आई बात समझ आपको कि ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये डेफिनेशन से आया केवल अल्फा की। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, देन आस्क योर क्वेश्चन। Clear to everyone? You can write message yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, जैसा मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर के लिए फिक्स्ड है, तो यस फिक्स है, बट रेजिस्टिविटी एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती। बट जब टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाती है। ओके, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो कैसे वो देखिए। तो एक कंडक्टर लिया था मैंने जिसका लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A था, इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करके T2 कर दिया, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ही सही, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है, लेंथ वही है, लेकिन रेजिस्टिविटी भी चेंज हो गई। तो देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, RT2 इक्वल्स टू RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब यहाँ पे T2 लिखा है, इसको मैं 1 कर देता हूं, T1। ओके, T1।
अब देखिए RT2 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। तो जब टेम्परेचर T2 है उस पर रेजिस्टेंस RT2 है, तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, रो T2 L2 बाय A2। यहां पर लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बाद में हमें कंसीडर कर रहा हूं, इक्वल कंसीडर कर रहा हूं। ये नीचे स्टेप में आप देख सकते हैं कि L1 इक्वल्स टू L2 और A1 इक्वल्स टू A2, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ चेंज नहीं हुई है। तो RT2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, रो T2 L2 बाय A2, ओके। और RT1 की जगह भी सेम लिख दिया उसी तरीके से, रो T1 L1 बाय A1। जब L1 और A1 दोनों के इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ओके। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, रो T2 इक्वल्स टू रो T1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आ जाएगा ये, ठीक है, T1। तो ये रो के जिस तरीके से रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बना था वैसे ही आपका रेजिस्टिविटी के लिए बन गया, बस केवल वहां पे RT2 था, यहाँ पे रो T2, वहां पे RT1 था, यहाँ पे रो T1, ओके। दोनों के लिए जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल सेम है, ओके। टाइम हो गया है, लेट मी टेक। सर इसका आंसर नेगेटिव में आ सकता है? देखो कंडक्टर के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बट अगर एलॉयज हैं तो एलॉयज के लिए जनरली रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता है टेम्परेचर के साथ, तो अल्फा की वैल्यू 0 होती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। ओके सर, गुड बाय सर। Okay, let me take attendance, then leave. So can we leave now? Wait for a while. हेलो सर। Yes. सर वो अक्षित बोल रहा था सर, मुझे ग्रुप में ऐड कर लेना 10th B वाले। Okay, मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। Sir, Okay, now thanks, you can leave. Yes, जिसको डाउट है वो डाउट पूछ सकता है, okay? Thank you, sir. हाँ, otherwise you can leave. Thank you very much. सर अगर हमने लेंथ और एरिया दोनों 1-1 ले लिए, सर Yes. अगर हमने लेंथ और एरिया दोनों 1-1 ले लिया, Okay. तो जो रो है रो हम्म। वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना ये फॉर्मूले में? जैसे किसी कंडक्टर का लेंथ आपने 1-1 ले लिया, ठीक है। कौन से वाले फॉर्मूले और की बात कर रहे हैं आप? ये जो हमने लास्ट में किया है, रो T2 इक्वल्स टू रो T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यस सर। सर उसमें अगर हमने दोनों में लेंथ इक्वल तो है और एरिया भी, और हाँ। 1-1 ले लिए दोनों एरिया और लेंथ, हाँ, तो उससे रो एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल रो, देखो L1 की जगह आप 1 पुट कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं ना। तो सर रो 1 आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे? अच्छा, R और रो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो मतलब देखो R और रो दोनों इक्वल कब होंगे, एक स्पेशल कंडीशन पे ही तो होते हैं, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो जाए, ओके। यानी रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस है, एक स्पेशल रेजिस्टेंस है, तो उस स्पेशल रेजिस्टेंस को एक स्पेशल नाम दिया रेजिस्टिविटी, ठीक है। ओके, एनी अदर स्टूडेंट हैविंग डाउट यू कैन आस्क। यस रोमनप्रीत, आपका क्वेश्चन क्या था? यस रोमनप्रीत, योर वॉइस इज नॉट कमिंग।
सर मैं कह रही थी जो सर मैंने आपसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कैसे लिखना था? क्वेश्चन मेरे को बता दीजिए एक बार, किससे रिलेटेड था? सर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, वो क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था शायद। हाँ सर, एक उसको बार लिखना कैसे? देखो, ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर लेके आता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक। यही वाला क्वेश्चन था, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप? ओके, तो देखो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आपको 3 पीसेस ऑफ कॉपर दिए हैं, ए, बी और सी, ठीक है? तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले लीस्ट रेजिस्टेंस वाला, फिर उससे हायर एंड देन हाईएस्ट। ओके, और रेजिस्टिविटी तो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये केवल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो मटेरियल तो तीनों का कॉपर है, तो रेजिस्टिविटी तो तीनों की क्या हो जाएगी? सेम। तो हम लिखेंगे कैसे कि ऑल पीसेस हैव सेम रेजिस्टिविटी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक? ओके सर। ओके, फाइन। Thank you, Okay, sir. thank you very much. Now I am ending this meeting. Okay, you can leave now.